जय हिंद दोस्तों। आज हम अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक प्रयास को देखेंगे। संवैधानिक प्रयास मतलब कि संविधान में कौन-कौन से प्रावधान हैं जो उनके हित के लिए बने गए। इसके पहले वाली वीडियो में हमने जनजातियों के रक्षा उपाय के नीतिगत प्रयास देखा था। तो चलिए आज हम लोग संवैधानिक प्रावधान जो भी अनुसूचित जनजाति एसटी से रिलेटेड संविधान में दिए हुए हैं उन तो चलिए, पहला तो हालाँकि आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, जनजातियों के रक्षा उपाय हेतु संवैधानिक प्रयास। इसमें मैंने आपको ये पहले ही ये जब मैं आपको परिभाषा बता रहा था, तब मैंने आपको ये डिस्कस किया था। ये वाला आर्टिकल हालाँकि मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले है संविधान का मतलब कि आप जैसे मान लीजिए कि कोई अनुसूचित जनजाति का जैसे कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर बोले कि भाई अनुसूचित जनजाति का उल्लेख कहाँ से शुरू होता है, तो शुरुआत यहाँ से होती है। कहाँ से? अनुच्छेद 366 का 25 खंड, मतलब अनुच्छेद 366 25 में क्या कहता है कि अनुसूचित जनजाति के अर्थ, मतलब एक तरह से ये ना परिभाषा बताने का प्रयास कर रहा है, मतलब बता नहीं रहा है एग्जैक्ट ये होती क्या है, ये सब हम 342 में पढ़ेंगे। ये बताने का प्रयास करता है कि अनुसूचित जनजाति का अर्थ ऐसे समुदाय से होगा जो इस संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित माना गया है। मतलब कि अगर आपसे कोई सीधे बोलेगा कि अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है, तो आपको बताना होगा अनुच्छेद 342। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुसूचित जनजाति का अर्थ किस समुदाय में बताया गया है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा 366 25। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? 366 25 बोलता है कि अनुसूचित जनजाति हम ऐसे समुदाय को मानेंगे जिसे अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना गया है। मतलब 342 जो जो कह देगा, जिस जिस जातियों को ये कह देगा कि ये अनुसूचित जनजाति है, वही हो जाएंगी। ठीक है, ये कहता है 366 25। अब देखिए 342, अब देखिए 342 है ना, तो 342 के खंड है। ठीक है, इसके दो खंड है, तो हम पहला इसका दो भाग है। तो एक तो हो जाता है 342, 342 एक। तो 342 एक क्या कहता है कि राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा शब्द इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल, तो ये दूसरा राज्यपाल से परामर्श करके लोक अधिसूचना के द्वारा आदिवासी समुदाय के कुछ हिस्सों या समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है, मतलब कि घोषित कर सकता है। अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बोल दिया कि अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है, तो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। फिर बोल देगा कि अनुसूचित जनजाति को किस किस तरह घोषित किया जाता है, तो लोक अधिसूचना, मतलब उसके लिए पब्लिक नोटिफिकेशन जारी की जाती है। ठीक है ना, उसके मतलब कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके, बिना परामर्श करके नहीं कि अपने मन की इच्छा के, परामर्श करके लोक अधिसूचना के द्वारा आदिवासी समुदाय के कुछ हिस्से, मतलब पूरा ना, पूरी जाति को ना करके थोड़ा हिस्सा या फिर पूरे को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है, मतलब घोषित कर सकता है। अब ये देखिए, इस अनुच्छेद 342 का प्रयोग करके पहली बार 1950 और 51 में, देखिए इसके तहत पहली बार, पहली लोक अधिसूचना बोल रहा है ना, लोक अधिसूचना द्वारा, तो इसका प्रयोग अनुच्छेद 342 खंड एक का प्रयोग करके पहली बार जो लोक अधिसूचना जारी की गई थी, ये 1950-51 में जारी की, और इसी के तहत 705 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया। मतलब 705 आज, या फिर क्वेश्चन सीधे बोलेगा आज देश में कितनी अनुसूचित, कितनी जातियां हैं जो एसटी के रूप में घोषित की गई हैं या एसटी के रूप में है, तो वो होंगी 705। ठीक है, तो और ये पहली बार ही किया गया, इसके बाद फिर दोबारा नहीं किया गया। तो पहली, मतलब इस अनुच्छेद 342 के तहत पहली लोक अधिसूचना 1950-51 में, जिसके तहत 705 जनजातियां सूचीबद्ध की गई, मतलब घोषित की गई। अब इसका 342 एक, 342 दो देख लेते हैं, तो जो खंड दो है वो क्या कहता है कि संसद, याद रखिएगा, संसद विधि द्वारा, मतलब संसद कानून बना करके किसी आदिवासी समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकेगा और बाहर कर सकेगा। मतलब एक तरह से न संशोधन, जैसे मान लीजिए कि 342 के अंतर्गत, 342 एक के अंतर्गत उसने बताया कि 705 अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनको लगा कि नहीं यार, हमने 5 को और बोलना था और घोषित करना था, लेकिन उस समय हम नहीं जान पाए। तो इसमें मान लीजिए इनको 5 ऐड करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत ऐड करेंगे, तो ये बताता है 342 2। 342 2 कहता है कि अगर आपको
सूची में ऐड करना है या घटाना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए ये काम सिर्फ अधिकार संसद का है। संसद विधि बना करके सीधे बोल देगा कि अनुसूचित जनजाति की सूची में से किसी जनजाति को हटाने या जोड़ने का अधिकार किसके पास है, तो आपको बताना पड़ेगा संसद के पास है। और किसके द्वारा? संविधान विधि द्वारा, कानून बना करके। और राष्ट्रपति की विनिर्दिष्ट सूची में वो ऐड कर सकता है और हटा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। अब देखिए, ये अभी हमने पढ़ा 366 25 और 342 1 और 342 2। अब देखते हैं 15। 15 क्या बोलता है कि आपको मालूम है ये फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है। तो ये क्या बोलता है कि धर्म, एक मूल वंश और जाति, लिंग और जन्म स्थान, 5 आधार बोलता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कि किसी से भी कि आप जाति के आधार पर भेदभाव कि एसटी का है, ये एससी का, तो ये नहीं कर सकते। तो ये रोकता है आपको, ठीक है। इसका 5 आधार याद कर लीजिएगा, ये सीधे आपसे 5 आधार पूछ सकता है। फिर इसी अनुच्छेद का जो खंड 4 है वो क्या कहता है कि एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब इन तीन के लिए, एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार विशेष प्रावधान करेगी। अब क्या प्रावधान करेगी, तो ये बोलता है, बताता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, याद रखिएगा 2 आधार है, आप क्या है ना, संवैधानिक प्रावधान को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। 2 आधार बोलता है, एक हो जाएगा सामाजिक, दूसरा हो जाएगा शैक्षिक। तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने का, मतलब ओबीसी के लिए कर सकता है, एससी के लिए कर सकता है और एसटी के लिए कर सकता है। किस आधार पर? सिर्फ सामाजिक पिछड़ापन हो या फिर वो शैक्षिक रूप से पिछड़े, ठीक है ना। तो ये 15(4) बताता है। उसके बाद अगला क्या है, अब देखिए 15(4) जो है आपका, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? पहले संविधान संशोधन के द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा, जो 1951 में हुआ था, इसके द्वारा 15(4) को जोड़ा गया। तो सीधे आपके क्वेश्चन में फिर देख लेते हैं 15(5). तो 15(5) जो आपका है ये बोलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, वही एससी, एसटी और ओबीसी के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, जैसे आप जाते हैं ना तो आपको ना इनके एसटी, एससी, ओबीसी के लिए जितनी भी सरकारी स्कूल है ना, वहाँ आपको इनके लिए सीट रिजर्व रहती है अलग से। तो ये 15(5) मतलब 15(5) एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो शिक्षण संस्थान है, वहाँ स्कूल कॉलेज हो गए, वहाँ उनके आरक्षण की व्यवस्था करता है। अब जैसे मैंने 15(4) को बताया कि पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 15(5) भी किसी संविधान संशोधन, तो ये 93वां संविधान संशोधन जो 2005 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अब देख लेते हैं 16(1) क्या बोलता है। तो 16(1) ये लोक नियोजन में अवसर की समता, मतलब कि एक तरह से सरकारी नौकरियों में उनको अवसर दिए जाएंगे, इसकी बात करता है। तो ये 16 का खंड 1 हो गया, 16(1), ठीक है, क्लॉज 1। अब 16 का 2 खंड 2 या 16 क्लॉज 2 क्या बोलता है, तो देखिए 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब भाई आपको नौकरी, 16(1) बोलता है कि आप नौकरी में समता रखेंगे, तो फिर आप भेदभाव नहीं करेंगे ना। किस आधार पर कह देगा कि हाँ भाई हम समता रख रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो वो 7 आधार वर्जित किया है। अब 7 आधार में से 5 आधार तो वही है जो आपको 15(4) में आपको दिखाई दिया था। 15 आर्टिकल आपको 15, ये देखिए 5 आधार तो यही वाले, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तो यही हो गया आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म। 2 नए हैं, एक ये हो गया 6वां वंश क्रम, और 7वां हो गया आपका, इसमें 2 आधार है, निवास स्थान, ये निवास स्थान। तो 7 आधारों पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे? लोक नियोजन में, सरकारी नौकरी देते समय। उसके बाद 15(4) देख लेते हैं, ये क्या बोलता है कि लोक नियोजन में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण रहेगा। तो आप जो देखते हैं ना आज गवर्नमेंट नौकरी में सीधे रहता है कि भाई ओबीसी को 27% आरक्षण, एससी को इतना, एसटी को इतना। तो ये किस आधार पर दिया जा रहा है, तो ये 15(4) का पालन किया जा रहा है। तो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था 15(4) बताता है। अब 15(4) का क्या बोलता है, 15(4) ये बोलता है कि एससी और एसटी, याद रखिएगा इसमें ओबीसी की बात नहीं किया है, इसने से एससी और एसटी बस की बात करता है, ये सीधे पूछ सकता है। तो 15(4) का क्या बोलता है कि एससी और एसटी हेतु पदोन्नति में आरक्षण। पदोन्नति मतलब कि जब कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, अब उसको भैया उसको प्रमोशन करना है, उसका प्रमोशन करना है, तो प्रमोशन में भी इनको आरक्षण दिया जाएगा कि प्रमोशन में भी इनका कोटा रहेगा कि इतने लोग प्रमोशन, जैसे मान लो 50 लोगों का प्रमोशन करना है, तो 50 लोगों में इतने परसेंट होंगे जो एसटी के होंगे, इतने परसेंट जो होंगे एससी के होंगे। तो प्रमोशन में जो आरक्षण का जो प्रावधान है, ये 15(4)
15(4) का में है। अब ये प्रमोशन वाला आरक्षण किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 77वां संविधान संशोधन 1995। अब 77वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया, लेकिन बाद में चल के 2006 में एक सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है जिसका नाम है नागराज बनाम भारत संघ, मतलब नागराज वर्सेस इंडिया, मतलब इंडियन स्टेट, ठीक है ना। तो नागराज बनाम भारत संघ के मामले में ये बोला कि ठीक है कि आप, ठीक है, आप SC ST को पदोन्नति में आरक्षण दे दीजिए, लेकिन 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 ध्यान रखिएगा कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। जब आपको लगे कि भाई इनकी जनसंख्या उस विभाग में कम है, अब पहले से बहुत है, तो फिर आरक्षण देने से, आरक्षण तभी ना दिया जाता है कि उनकी बराबर हिस्सेदारी हो सके, ठीक है ना। तो जब अपर्याप्त, मतलब ये दो कंडीशन लगाता है ये, ठीक है। जब अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तब दीजिए, या फिर और दूसरा है कि जब इनको तब दीजिएगा जब जिससे कि प्रशासनिक कुशलता प्रभावित ना हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप भैया आरक्षण दे दिए, ठीक है, और उससे फिर जो एक्यूरेसी है, जो प्रशासन काम कर रहा है उसमें वो पर्याप्त मात्रा में सही तरीके से, सटीक तरह से काम ना कर पाए। मतलब प्रशासन की जो इफिशियंसी है वो डाउन नहीं होनी चाहिए, पहला कंडीशन बताता है। दूसरा, जब अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा तभी फिर आप 16(4) के तहत इनको पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं। ये बताता है आपका सुप्रीम कोर्ट के नागराज बनाम भारत संघ के मामले जो 2006। अब देखिए ये था 16(4)(a), 16(4) का। अब 16(4) खा भी बोलता है, 16(4) खा बोलता है ये कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग रूल के बारे में बताता है। बैकलॉग रूल क्या होती है, कैरी फॉरवर्ड का रूल क्या होता है, मैं इसको आपको अभी समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि भर्ती निकली, मान लीजिए कि 100 पद निकले, मान लीजिए किसी विभाग में, मान लीजिए पुलिस विभाग में 100 पद निकले, ठीक है। अब 100 पद में मान लीजिए कि, कहने की बात है भैया, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि 20 पद थे SC के लिए या ST के लिए, ठीक है। 20 पद ST के लिए आरक्षित थे, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश भाई इनके 10 ही पद भर पाए, 10 पद भर पाए, 10 पद खाली रह गए। 10 पद इनके खाली, मतलब 10 ST के लोगों ने नौकरी ज्वाइन कर ली, 10 पद में नौकरी नहीं ज्वाइन कर पाए, ठीक है। तो अब ये बोलता है कैरी फॉरवर्ड का वो, कि जब अगली बार आप भर्ती निकालें, मान लीजिए अगली बार फिर 100 पद आए, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये जो 10 पद खाली है पहली वाली भर्ती के, इसको आप इसमें जोड़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ ST के लिए ही रहेगी। तो अगली बार आप मान लीजिए कि 100 उसने नए पद निकाले, तो 100 पद नए पद निकाले, तो ये 10 पद आ गए, तो टोटल कितने पद हो जाएंगे, 110 पद हो जाएंगे। अब 100 पद में 20 अगर पद ST के लिए देते, तो इस वाले 100 में भी 20 आएगा, और ये 10 पद ऐसे पहले के खाली है, तो ये कहलाता है कि पहले वाली जो पद खाली रह गए उसे अगली बार भरना, उसी के लिए, ST के लिए। ये नहीं कि अभी अगली बार आएगा तो फिर से इनका 20% दिया जाएगा, नहीं। अगली बार में 100 पद, 110 पद में से ये 30 हो जाएंगे, क्योंकि 100 में से 20 और 10 पुराने वाले, तो जो पुराने वाले होते हैं इसी को हम कह देते हैं कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये आगे ट्रांसफर हो गए, या बैकलॉग, ये बैकलॉग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये समझिए। अब इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये संशोधन याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसे 81वां संविधान संशोधन 2000 में इसे कैरी फॉरवर्ड का रूल जोड़ा गया। अब चलिए आगे देख ले, आगे है आपका संविधान का अनुच्छेद 19(5). ये क्या बोलता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में जनजातियों के हित के लिए सर्वत आबाद संचरण पर युक्तियुक्त निर्बंधन, मतलब कि आप जनजातियों के हित के लिए, आप जनजातियों के क्षेत्र में आपको जाने से रोकता है, ताकि इनको कोई समस्या ना हो पाए। मतलब कि कुल मिला के ये बोलता है कि आप जनजातियों के क्षेत्र में अगर उनका अहित होता है आपके जाने से, तो आप नहीं जाएंगे, ये कुल मिला के ये बोलता है। फिर देख लेते हैं 23 क्या बोलता है। आर्टिकल अनुच्छेद 23 ये बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् यानी जबरदस्ती श्रम, ठीक है, पर प्रतिषेध। मतलब आपको मालूम है कि अंग्रेजों के समय कितने सारे, आज जितने आपको मालूम है, जितना इंडिया डायस्पोरा वर्ल्ड में है, चाहे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, लगभग हर देश में, ये कैसे पहुंचे वहां? ये पहुंचे हैं खरीद फरोख्त के थ्रू, गुलामगिरी, इन्हें इन्हें खरीद लिया गया, अंग्रेज इनको खरीद करके वहां ले गए थे कृषि करने और छोटे मजदूरी करने के लिए। तो ये उस तरह पहुंचे थे, इनको कहते हैं मानव दुर्व्यापार, इनका व्यापार किया गया था, ठीक है ना। तो इसलिए, और ये पहले होता था अंग्रेजों के समय, तो जब संविधान निर्माण किया गया तो संविधान निर्माताओं ने सीधे इसको ना संविधान में प्रतिबंधित कर दिया कि दुर्व्यापार, मतलब कि उनका व्यापार नहीं कर, और आप बलात् श्रम, मतलब उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवाएंगे। आप काम करवाइए ठीक है, लेकिन उनकी मजदूरी दीजिए, उनको पैसा दीजिए, तब चलेगा। जबरदस्ती बेगारी नहीं चलेगी। बेगारी मतलब होता है कि बिना पैसे उनकी तनख्वाह के काम करवाना, ये होता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 23 बोलता है। आर्टिकल 24 बोलता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर आपको मालूम है कि ज्यादातर कारखाने जो भी होते हैं ये वहां
वहाँ होते हैं जहाँ खनिज पदार्थ पाए, जैसे जो कोयला है तो कोयला जहाँ पाया जाएगा वहीं पे कारखाने होंगे। अब आपको मालूम है कि कोयला ज़्यादातर जंगलों में पाया जाता है। अब जंगलों में पाया जाएगा तो अब यहाँ से शहर से तो काम करने कोई मजदूरी करने जाएगा नहीं, लगभग नहीं जाते। तो ज़्यादातर ऐसे कामों में ना वहीं के आसपास में रहने वाली जनजातियों को ही लगा दिया जाता है। ठीक है। अब क्या होता था, ये निजी कंपनियां ज्यादातर करती थी, तो ये ना छोटे बच्चों को लगा देती थी कोयला खदानों को। अब नीचे कोयला खदान में वो ना कोई सुरक्षा के साथ जाते जाते थे, तो उनके साथ दुर्घटना हो जाती थी। तो इसलिए ये इसने आर्टिकल 24 प्रतिबंधित कर दिया कि कारखानों आदि, इसने 14 वर्ष तक के लिए बोला कि खतरनाक काम में आप इनको, बालकों के नियोजन, कोई भी खतरनाक काम है तो आप इनको नहीं कर सकते। तो इसको ये प्रतिषेध करता है कि बालकों आदि के कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर, नियोजन मतलब उनको वहां लगाने पर रोकता है आर्टिकल 24। अब चलिए आगे देखते हैं। फिर है आर्टिकल 29 एक। अब 29 क्लॉज एक क्या बोलता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष, याद रखिएगा, भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार। मतलब ये हर व्यक्ति को, ये खासकर जनजातियों के लिए है, क्योंकि अब आपको मालूम जनजातियां वही होती हैं जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि मैंने और संस्कृति होती है। मैंने जब जनजाति की परिभाषा बताया तब मैं ये आपको बताया था, तो ये कंडीशन होती है और लोकुर समिति ने भी ये बताया था। ठीक है। तो आर्टिकल 29 ये बोलता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, मतलब जनजातियों को, अपनी भाषा, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, कोई भी इंटरफेयर नहीं करे। अब ये आर्टिकल 46 या डीपीएसपी का है, भारत के मतलब राज्य के नीति निदेशक का। तो ये क्या बोलता है, 46 क्या बोलता है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति मतलब एससी और एसटी तथा अन्य दुर्बल वर्ग मतलब ओबीसी के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, मतलब ये राज्य को आदेश देता है कि आप एससी एसटी और ओबीसी के लिए शिक्षा, मतलब कि वो मालूम है आपको कि ये शिक्षा के रूप में थोड़ा इनका मतलब साक्षरता दर कम है। और अर्थ, अर्थ मतलब कि पैसे रुपए, मतलब इनको जॉब की, इनको आप आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, तो इसके लिए अभिवृद्धि, इनके लिए आप योजना चलाएंगे, इनका मतलब कि कार्यक्रम चलाएंगे। आर्टिकल 46 बोलता है। उसके बाद है आर्टिकल 164 एक क्या बोलता है। आर्टिकल 164 एक कहता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, याद रखिएगा इसने 4 राज्य के बारे में बोल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये 4 राज्य की बात करता है। में राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक जनजाति मंत्रालय। अब देखिए इसने 4 ही राज्य क्यों लिखा, इसने 4 राज्य इसलिए लिखा कि आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जनजातियां कहाँ, किस जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा जनजातियां किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। तो ये जो राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये जनजाति बहुल्य राज्य है। इसीलिए यहाँ पे उसने संविधान में जिक्र कि यहाँ जनजातियों के कल्याण के लिए अलग से आप मंत्रालय बनाइए। ओके। तो ये संविधान आदेश करता है। उसके बाद अब देखते हैं, ये आपके भाग 9 में आ जाता है पंचायतों में कि 243D1। अब 243D1 क्या कहता है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एसटी और एससी दोनों के लिए सीटों का आरक्षण, मतलब पंचायतों में आप इनको लिए सीट का आरक्षण करेंगे। अब आपको मालूम है कि हर, ये जो पंचायती राज अधिनियम है ये राज्य का अपना अलग होता है, मतलब मध्य प्रदेश का अलग, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सबका अलग होता है। ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश राज्य का अपना अलग है, तो ये आरक्षण करती है। ठीक है। उसके बाद है 243D, ये D1 था, ये D2 बोलता है कि ठीक है आप, D1 कहता है कि एसटी एससी को आरक्षण करेंगे, D2 बोलता है कि नहीं, आप एसटी एससी को तो आरक्षण करेंगे, उसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष आरक्षण करेंगे। तो ये महिलाओं के लिए आरक्षण बोलता है, एसटी एससी के समूह की ही महिलाओं के लिए। तो ये, और जो मध्य प्रदेश वाला अधिनियम है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, वो तो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की प्रावधान करता है। ठीक है। और इसी का जो सेम टू सेम नगरीय पंचायत के लिए हो जाएगा वो है 243D1। और यही हो जाएगा जो आपका 243D2 है, ये बन जाएगा T2। तो ये पंचायतों के लिए है आरक्षण सीटों का। तो ये आपका हो जाएगा 243D1 हो जाएगा नगरीय निकायों, मतलब नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, इसके लिए आपका ये हो जाएगा एसटी एससी का आरक्षण। और यही जो आपका T2 है ये महिलाओं के लिए बोल देगा, तो यहाँ भी आपको 1/3% है। तो ये आपको प्रावधान याद रखना है। D1 243D1 सेम हो जाएगा 243D1 के, और 243D2 ये सेम हो जाएगा 243D2 के, बस अंतर हो जाएगा पंचायत और नगरीय के लिए। चलिए अब अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 244 एक। देखिए याद रखिए दोस्तों, 244 एक ना, अभी तक के जितने भी अनुच्छेद मैं आपको पढ़ाया हूं उसमें से 244 एक और 244 दो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये उनके ना रहने वाले रहबास के लिए बनाए गए अनुच्छेद हैं। अब 243 एक और 243 दो, सॉरी 244 एक और 244 दो क्या बोलता है, देखिए 244 एक ये कहता है अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है। और ये ना एक तरह से संविधान की 5वीं अनुसूची को पैदा करते हैं।
और जो 244(2) है ये जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, और ये एक तरह से अनुसूची 6वीं। तो आपको मालूम है संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां में जो 5वीं अनुसूची है ये कहाँ से पैदा होती, किस आर्टिकल से, सीधे पूछ देगा कि 5वीं अनुसूची का संबंध किस आर्टिकल से है। तो 244(1) से, और 6वीं अनुसूची का संबंध 244(2) से। अब ये बात आती है कि अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, कि उनका प्रशासन है, और जनजाति क्षेत्र क्या होते हैं, उनका प्रशासन। ये मैं आपको डिटेल आगे बताऊंगा कि अनुच्छेद इसी आगे थोड़ा देर बाद कि अनुसूचित क्षेत्र क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको डिटेल पढ़ना है इन दोनों आर्टिकल को। उसके बाद आगे है 275 देख लेते हैं। तो देखिए 275 दोस्तों, 275 क्या बोलते हैं कि जो 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल, और जो 6th शेड्यूल है, जो 5th शेड्यूल और देखिए 5th शेड्यूल में जो 5वीं अनुसूची उसके अंतर्गत 10 राज्य है, ठीक है। और जो 6वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 4 राज्य है, तो टोटल कितने हुए, 14 राज्य। तो ये क्या कहता है कि जो 5वीं और 6वीं अनुसूची के अधीन राज्य है, मतलब टोटल 14 राज्य, 10 और 4 केंद्र द्वारा अनुदान व्यवस्था, मतलब कि ये कहता है कि जो भी अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के अधीन राज्य है वो उन्हें केंद्र जनजातियों के कल्याण के लिए अलग से अनुदान देगा, अलग से पैसे देगा। ये कौन बोलता है, संविधान का अनुच्छेद 275 के तहत ये होता है, ठीक है। अब हालांकि इसको भी मैं आपको डिटेल, अब देखिए अगला है 330। 330 क्या है, 330 लोकसभा, आपको मालूम है संसद के निचला सदन लोकसभा है। तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, मतलब कि आपको मालूम है ना कि जैसे अब मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 300 के तहत लोकसभा में, जैसे लोकसभा है तो आपको मालूम है कि ये 550 545 के आसपास है। तो इसमें एससी के लिए वर्तमान में 84 सीट आरक्षित है, और एसटी के लिए वर्तमान में 47 सीटों का आरक्षण। तो ये किसके तहत है, ये है संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत है। और जो चीज ये लोकसभा के लिए 330 कहता है, वही चीज 332 विधानसभा के लिए कहता है। अब विधानसभा अलग है, हर राज्य की अपनी विधानसभा है, तो इसमें आरक्षण का मतलब कि जो संख्या है अलग है। मैं मध्य प्रदेश की आपको बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में आपके जो अनुच्छेद 332 के तहत जो मध्य प्रदेश विधानसभा है, इसमें एससी के लिए 35 सीटों का आरक्षण है, और एसटी के लिए ये 47 सीटों का आरक्षण करता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपको चीजें, मैंने आपको संवैधानिक प्रावधान बताया। अब आगे देखते हैं, आगे जो अगला संवैधानिक प्रावधान है हमारा वो है अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 क्या बोलता है कि ये जो देखिए अनुच्छेद 330 और 332 जो आरक्षण की बात करता है, ये उसी के अवधि, समय अवधि की बात करता है, कि मतलब कि आप तो आरक्षण दे दिए ठीक है, लेकिन कितने समय तक आरक्षण रहेंगे, तो ये इसकी बात करता है कि लोक, और ये दोनों की, वहां पे यहाँ पे जैसे 330 क्या था, ये सिर्फ लोकसभा के लिए था, 332 सिर्फ विधानसभा के लिए था, लेकिन जो 334 है ये दोनों के लिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए। तो दोनों में एससी और एसटी के आरक्षण की अवधि की बात बताता है कि ये आरक्षण की अवधि कब तक दी जाएगी। तो एक्चुअली क्या था कि इसका जो आरक्षण की अवधि थी ना, ये 10-10 साल के अंतराल में दी जाती, कि एक बार में, एक बार संशोधन किए 10 साल बढ़ाए, एक फिर संशोधन किए 10 साल। ये देखा जाता है कि पर्याप्त इनको प्रतिनिधित्व मिला कि नहीं मिला। जिस दिन इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व संसद में मिल जाएगा या विधान मंडल विधानसभा में मिल जाएगा, इन्हें आरक्षण देना बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी तक इनको आरक्षण का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं, उनकी वहां पे जो संख्या है वो कम है, इसलिए हर जब भी संविधान संशोधन हर 10-10 साल में करते हैं। तो जो पिछला 10वां संविधान, मतलब कि जो 10 साल की वृद्धि पिछले संविधान संशोधन में की गई थी, वो आपका था 104वां संविधान संशोधन, जो 2019 में, मतलब 2019 में 104वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत इन्हें फिर आपका कि इनको 2020 में इनका प्रावधान समाप्त होने वाला था, तो इसको बढ़ा करके फिर ये 2030 तक बढ़ा दिया गया इनके आरक्षण की अवधि को। तो ये याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, और 10 साल की अवधि फिर से। अब अगला जो है हमारा संवैधानिक प्रावधान वो है 335। अब 335 क्या बोलता है कि ये बोलता है कि संघ और राज्य की सेवा, मतलब संघ सरकार जो सरकारी नौकरी देती है और राज्य सरकार जो सरकारी नौकरी देती है, उसमें एससी और एसटी दोनों को, एससी और एसटी के दावे, दावे मतलब होता है छूट। छूट मतलब उनको छूट, जैसे आपको मालूम है कि एज संबंधी छूट इनको मिली हुई, कई छूट दी जाती है। जैसे जैसे आपको मालूम है कि कोई भी नौकरी निकलती है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी की नौकरी निकली ना, तो उसमें मालूम है कि जर्नल वालों को 32 साल आयु है, लेकिन एस टी एस सी वालों को वही 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया, तो इनको 5 साल, हर सरकारी नौकरियों में लगभग जो भी आती है, इसमें एस टी एस सी को विशेष आयु संबंधी छूट दी जाती है। तो ये आपके किस संविधान के अनुच्छेद के तहत सुविधा दी जाती है, तो ये आपके अनुच्छेद 335। अब अगला है अनुच्छेद 338। तो देखिए अनुच्छेद 338 ये बाद में जोड़ा गया, ये आपके
89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे जोड़ा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 338 ए, ये एक इनके कल्याण के लिए अनुसूचित एसटी आयोग मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान करता है। मतलब अनुच्छेद 338 ए ये अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान करता और इसे संविधान के 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था तब जोड़ा गया था। और ये गठन कौन करता है, तो इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया कि राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग के गठन की नियुक्ति करेगा। और इनके मैं आपको बता देता हूँ, इनके गठन आपको ये संविधान संशोधन 2003 में हुआ 89वां, और 19 फरवरी 2004 को पहली बार मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है अगला जो है संवैधानिक संशोधन, वो है 339। अब 339 क्या बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन, क्या अनुसूचित क्षेत्र का आपको बताया कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 ये क्या बोलता है, अनुसूची पर जनजाति अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन और अनुसूचित 6 ये जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। तो ये यही बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण के बारे में रिपोर्ट देने हेतु राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा। कि भाई आप चलिए ठीक है, अनुसूची 5 अनुसूची 6 में आपने वहां का प्रशासन चला रहा है, अब प्रशासन कैसा चल रहा है इसको राष्ट्रपति को जानकारी होनी चाहिए ना। तो राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा जो ये बताएगा कि वहां का प्रशासन किस तरह अच्छा चल रहा है तो ठीक है, उनका विकास हो रहा है तो ठीक है, जो भी मतलब है कि आयोग मतलब कि राष्ट्रपति, ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति समय समय पर आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति को ये बताएगा कि ये अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन कैसा हो रहा है और अनुसूचित जनजाति का कल्याण हो रहा है कि नहीं। और इसी अनुच्छेद 339 का यूज करके पहली बार राष्ट्रपति ने और सॉरी इस अनुच्छेद 300 और ये बताता है अनुच्छेद 339 ये भी कहता है कि पहली बार जो मतलब कि इसके दो प्रावधान है। पहला तो कहता है कि भाई राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा, और कहता है कि जो पहली बार गठन करेगा ना वो संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर करेगा। आपको मालूम है पहली बार संविधान 1950 में संविधान लागू हुआ, तो पहली बार जो इसका गठन किया गया था ये 1960 में किया गया था, क्योंकि ये संविधान कह गया कि आपको पहली बार 10 साल के अंदर गठन करना है, फिर उसके बाद आप करते रहिए जब आपकी इच्छा होगी। तो पहली बार जो गठन किया गया था ये 1960 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता थी, UN ढेवर, याद रखिएगा UN ढेवर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था जिसने 1961 में रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा। अब रिपोर्ट में क्या कहा क्या नहीं कहा ये जानने की आपको जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि पहली बार राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 339 का यूज करके कौन से आयोग का गठन किया था, UN ढेवर आयोग का गठन किया था, ठीक है। उसके बाद पहली बार हुआ 339, और दूसरी बार राष्ट्रपति ने 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया था जिसने 2004 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब देखिए अगर इन्हें 10 साल संविधान न लिखा होता, संविधान निर्माताओं ने 10 साल न लिखा होता तो गठन भी ना करते, क्योंकि पहली बार लिख दिया तो 1960 में गठन किया, दोबारा बताइए 42 साल बाद इसका गठन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कैसा काम करता है। तो दूसरी बार ये आपको पता होना चाहिए। तो पहली बार क्या है, UN ढेवर की अध्यक्षता में आयोग का गठन, दूसरी बार दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में आयोग का गठन। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है आपका अनुच्छेद 350 ए। ये 350 ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा की, जैसे जनजातियां हैं उनकी अपनी कोई संस्कृति बोली है, ठीक है, जैसे गोंड गोंडी बोलती है, बैगी हो गई, ठीक है, सारिया भारिया, इनकी सबकी अपनी स्थानीय भाषा है, तो आप उनको जो प्राथमिक स्तर है प्राइमरी स्तूप है, आप इनको अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दें। फिर अनुच्छेद 371, आपको मालूम है अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का था वो तो हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 371 ये कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है, मतलब अनुच्छेद 300, और ये राज्य कौन से होंगे, ये राज्य वही है। अब कुछ राज्य कौन से, ये वही राज्य जो जनजातीय बहुल्य क्षेत्र है, मतलब कि अनुच्छेद 371 जनजाति बहुल्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो राज्य है ये कौन कौन से हैं। अब क्यों करता है, तो इसका उद्देश्य है कि ये क्यों कि ये राज्य में जनजातीय समूह की सांस्कृतिक व आर्थिक कल्याण हेतु, आर्थिक हेतु रक्षा व कानून व्यवस्था, इनका मतलब इनका विकास करना, और यहाँ कानून व्यवस्था के लिए ये अनुच्छेद 371 है। तो अब क्या ना आपके एग्जाम में सीधे पूछेगा कि कौन सा मतलब आर्टिकल किस राज्य के लिए है, ये सीधे आपसे पूछ लेगा, सीधे नंबर यहाँ आपको मिल जाएंगे, तो आपको सीधे याद करिए। जैसे 371 370 जम्मू कश्मीर का तो हट गया, 371 ये महाराष्ट्र गुजरात वाली जनजाति क्षेत्र के लिए, ठीक है। फिर 371A नागालैंड के लिए, 371B असम के लिए, 371C मणिपुर के लिए, 371
371 डी ये आंध्र प्रदेश व तेलंगाना दोनों के लिए। अब 371 जो ई है ना, ये आंध्र प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है ना, केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना का प्रावधान करता है। अब 371 एफ ये सिक्किम के लिए, 371 जी ये मिजोरम के लिए, 371 एच ये अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371 आई ये गोवा के लिए, 371 जे ये कर्नाटक के लिए। तो ये प्रावधान करता है, ठीक है। तो अब आपको जैसे इसको मैं आपको हालांकि थोड़ा बहुत ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आप ऐसे कर लीजिए कि 371 ट्रिक मतलब याद करने का तरीका कि 371 ए है तो ए है तो यहाँ नागा लिखा है तो आप कह दीजिए ए नागा बाबा, तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। फिर असम में बी है तो असम है तो ऐसे बी से समझ लीजिए बॉल, और बॉल को कहाँ उड़ाया जाता है तो आसमान में, तो आसमान से आप असम याद कर लीजिए। मैं तरीका बता रहा हूँ, आप अपना भी बना सकते हैं। फिर सी है, सी है तो सी को ऐसे कर लीजिए, सी मतलब छोटा, और मड़ी मड़ी जो होती है छोटी होती है। डी है तो डी को आंध्र प्रदेश है तो इसको याद रख लीजिएगा, डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। डी को ऐसे कर लीजिए कि दादाजी दादाजी है ना, तो दादाजी के मतलब दादाजी के आंध है तो अंधेरे में तेल लगा रहा है, दादाजी के अंधेरे में तेल लगा रहा है, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ई ऐसे ही है। फिर एफ समझ लीजिए, एफ सिक्किम है तो आप ऐसे समझिएगा कि एफ है ना सिक्किम, तो ऐसे समझ लीजिए सिक्का, सिक्किम को सिक्का बना लीजिए और एफ से फॉल हो गया तो सिक्का गिर गया, सिक्का फॉल हो गया। मिजोरम है तो ये मिजोरम है तो जाका जी, मिजो जो जाका जी कर लीजिएगा तो जी। अरुणाचल प्रदेश है तो ऐसे समझ लीजिए कि जो अरुण है, एच है ना, तो एच है तो समझ लीजिएगा जो अरुण है वो कहाँ है, हॉल में बैठा है, एच मतलब हॉल, हॉल में बैठा है। जी यानी गोवा तो ऐसे कर लीजिए, आई है तो आई वांट टू गोवा, ठीक है। फिर जे का कर्नाटक, तो जे को ऐसे समझ लीजिए कि जज, और आपको मालूम है, और ये नाटक, नाटक कर्नाटक को नाटक बनना चाहिए, जज के सामने कोई नाटक नहीं करता है। तो ये तरीका था आपको याद करने का, ठीक है। आपको जैसा याद होता है वो आप ऐसे। अब देखिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 ये आपको स्पेशल पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये अनुसूची 5 मैंने आपको बताया था, अनुसूची 5 इसका संबंध किससे है, 244 एक से, ठीक है। और अनुसूची 6 इसका 244 2 से। तो जो अनुसूची 5 है, जो अनुसूची क्षेत्र है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है, इसके प्रावधान है। तो देखिए जो अनुसूचित क्षेत्र है ये 10 राज्यों में है, ये मैं आपको पहले बताया। अनुसूचित क्षेत्र 10 राज्यों में, जनजाति थे 4 राज्यों में। अब 10 राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। तो आपको मध्य प्रदेश याद रखना कि मध्य प्रदेश किस में आता है, अनुसूचित जनजाति मतलब अनुसूची 5 के तहत आता है, ठीक है। अब अब अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति घोषित करेगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श करके अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र को घटाना और बढ़ाना, सीमा, नाम बदलने का अधिकार राष्ट्रपति को है। मतलब राष्ट्रपति को अगर किसी अनुसूचित क्षेत्र का नाम बदलना है, सीमा बढ़ाना है, घटाना है, तो ये कौन करने का अधिकार, राष्ट्रपति, लेकिन ये परामर्श करेगा किससे, राज्यपाल से। फिर है केंद्र सरकार अधिसूचित क्षेत्र का प्रशासन हेतु राज्य को निर्देश दे सकती है। मतलब जैसे अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में आता है, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, जैसे कि लगभग 14 राज्य हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे धार, रतलाम, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, नर्मदापुरम, शहडोल, ये कुछ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित है। तो ये बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में राज्य की कार्यकारी शक्ति लागू होगी, मतलब कि वहां पे काम करने का अधिकार तो राज्य का होगा, लेकिन उसके लिए केंद्र सरकार निर्देश दे सकती कि नहीं भाई आप ऐसे काम करो, करेगा राज्य सरकार, लेकिन निर्देश कौन, ऑर्डर कौन देगा, ये केंद्र सरकार दे। अब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपा। अब जैसे इनका प्रशासन करने का अधिकार, कार्यकारी शक्ति तो राज्यपाल की, तो अब राज्य के पास कार्यकारी शक्ति है, तो कार्यकारी शक्ति कैसे काम चल रहा है इसके बारे में समय समय पर, इवन हर वर्ष, तो आपका राज्यपाल ये रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये हो गया प्रशासन संबंधी हेतु, मतलब राज्यपाल प्रशासन संबंधी हेतु रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। अब राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वह संसदीय राज्य विधानमंडल में किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करे या ना करे, या परिवर्तन के साथ। अब मान लीजिए कहने ये क्या बोलता है कि मान लीजिए कि संसद ने कोई एक अधिनियम बनाया है जनजातियों के लिए, जैसे आपको मालूम है कि एक जनजाति कल्याण अधिनियम 1989 बना है, ठीक है ना, एट्रोसिटी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है ये 89 का है, 1989। अब जैसे ये अधिनियम बना, अब ये अधिनियम उस राज्य का राज्यपाल डिसाइड करेगा कि उस राज्य के अंतर्गत कोई अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे लागू होगा कि नहीं होगा, या अगर कुछ परिवर्तन के साथ लागू करना है, तो ये सब अधिकार किसको है, ये राज्यपाल को है। उसके बाद है राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के परामर्श पर नियम बना सकता है। अब देखिए क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि ये क्षेत्र क्या हो गया,
ये क्षेत्र हो गया अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, ठीक है। अब इस क्षेत्र का जो प्रशासन है वो कौन चलाएगा? ये जनजाति सलाहकार परिषद, एक पर मतलब इस क्षेत्र के प्रशासन हेतु जनजाति सलाहकार परिषद बनाई जाएगी। अब ये बोलता है कि राज्यपाल को अगर कोई नियम बनाना है तो राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद से परामर्श करके इस अनुसूचित क्षेत्र के लिए नियम बना सकता है, कोई कल्याण या उत्थान संबंधी। अब जो ये है ना आपका जनजाति सलाहकार परिषद, ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी अभी क्या है ना, ये जनजाति सलाहकार परिषद आज 5वीं अनुसूची के तहत बनाई जाती है और 6वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद बनाई जाती है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो जब भी बोलूंगा जनजाति सलाहकार परिषद, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, चाहिए अनुसूची 5 के अधीन राज्यों में बनेगी, ठीक है। तो अब इस अंश जैसे ये हो गई आपकी जनजाति सलाहकार परिषद। अब इस परिषद में टोटल 20 लोग होंगे। टोटल कितने लोग होंगे? 20 लोग, जिसमें से 15 तो उस राज्य के राज्य विधायक हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे, जो कि एसटी से आते हैं, ये कंपलसरी, ठीक है। तो उस राज्य के विधायक हो जाएंगे, मतलब 15 एमएलए हो जाएंगे। मतलब ऐसे समझिए कि 15 एमएलए जो निर्वाचित होंगे वही उन्हीं 15 एमएलए को उठा करके हम जनजाति सलाहकार परिषद में भर देंगे। अब बचे 5, तो 5 को ना राज्यपाल मनोनीत करेगा, जो कि मतलब थोड़ा फेमस लोग होते हैं, उनको ये मनोनीत करता है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नियुक्त किए जाएंगे। मतलब कि राज्यपाल की इच्छा होगी, जब इसको हटाना चाहे हटा सकता है। तो ये थे आपके अनुसूची, ये इसके सारे प्रावधान दोस्तों, बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुसूची 5 के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान। अब चलिए आगे देते हैं जनजाति क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र का संबंध किससे है? 244(2) से, ठीक है। और इसके अधीन कौन सी अनुसूची बनती है? तो 6 शेड्यूल बनती है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया अनुसूची 5 में 10 राज्य है, तो अनुसूची 6 में 4 राज्य। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने का तरीका आपको मैं बता दूं, तो ऐसे कर लीजिएगा कि जैसे आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप हो गया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, मणिपुर, फिर यहाँ पे आपका मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा हो जाता है, यह असम। तो एक्चुअली क्या होता है, इसको ऐसे याद कर लीजिए कि एक ट्रिक बता देता हूँ, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, ठीक है। तो ए मतलब हो जाएगा असम, टी मतलब हो जाएगा त्रिपुरा। और देखिए यहाँ पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, एम 2 के लिए यूज हो जाता है। एक तो एम से हो जाता है मेघालय, और एक एम से हो जाता है मणिपुर, ठीक है। तो जब हम एटीएम में, जैसे एम क्या है ना, एम 2 है, 2 है, मतलब ए टी एम 2 है, तो ए से असम और त्रिपुरा में कंफ्यूजन नहीं होता है, एम को लेकर कंफ्यूजन होता है कि एम में मेघालय होगा कि मणिपुर होगा। तो इसको मैंने ट्रिक बनाया कि एटीएम में मनी नहीं है, मतलब एटीएम तो है लेकिन मनी नहीं है, मतलब मणिपुर नहीं है इसमें, तो है कौन? मेघालय है। तो एम से जो हो जाता है वो आपका मेघालय हो जाता है, ठीक है। और आपका मिजोरम भी है, तो असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, सॉरी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो कि आपके अनुसूचित क्षेत्र के, जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत या 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब हाँ, अब जैसे अब देखो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ 10 राज्य हैं। अब 4 राज्यों में ना, 4 राज्य हैं ना, 4 राज्यों में 10 जिले बनाए गए हैं। मतलब ऐसे ऐसे ही कि 4 राज्यों में 10 जनजाति क्षेत्र है। अब कहाँ कहाँ जनजाति क्षेत्र? तो देखिए असम में 3 है, उसका नाम है, एक है बोडोलैंड, दूसरा है कार्बी और तीसरा है दीमा हसाओ, ये क्षेत्र है उसके, ओके। दूसरा असम में 3 हो गया। उसके बाद है मेघालय। मेघालय में आपको मालूम है गारो, खासी जनजातियां, 3 जनजातियां हैं, तीन तीन पहाड़ी है, और तीनों पहाड़ी में जो जनजातियां रहती हैं उन्हीं के नाम, पहाड़ी के नाम पे बता दें। तो गारो, खासी जनजातियां, तो ये 3 हो गई। त्रिपुरा में सिर्फ एक है, तो ये हो गया आपका 7। और मिजोरम में 3 है, चकमा, लाई, मारा, ये जनजातियों के ही नाम है, ठीक है, चकमा, लाई, मारा, तो यहाँ पे 3, तो टोटल 10 ये लिखा है, कुल 10 स्वशासी जिले। अब जैसे यहाँ पे अपन जिले कहते हैं मध्य प्रदेश 55 जिले, तो इस तरह यहाँ पे हमने जिला बना दिया, तो इन जिलों को नाम दे दिया है स्वशासी जिले। और जिसको घोषित कौन करता है? ये राज्यपाल घोषित करता है, ठीक है ना। अब क्या है ना, जो स्वशासी जिले हैं, तो अब जिलों जैसे वहां पे मैंने आपको बताया जनजाति सलाहकार परिषद बनाए गए थे, तो यहाँ 10 स्वशासी जिले हैं, तो यहाँ पे हमने स्वायत्त जिला परिषद बना दी यहाँ के प्रशासन के लिए, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने जनजाति सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होता है, तो यहाँ टोटल 30 होते हैं। अब 30 कैसे आते हैं? तो देखिए याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हुआ, हालांकि मैं अभी आपको इसको कंपेयर करके बता दूंगा तो भूलेगा नहीं आपको। यहाँ 30 लोग हैं, 30 लोगों में जो 26 लोग हैं उसका हम अलग से मतदान ही करवाते हैं, निर्वाचन करवाते हैं, जो कि जनजाति क्षेत्र में नहीं था। जनजाति क्षेत्र में तो जो उस विधानसभा के लिए नियुक्त विधायक थे ना, उन्हीं को हमने उठा के जनजाति सलाहकार परिषद में रख दिया था। लेकिन ये आपके स्वायत्त जिला परिषद में ऐसा नहीं हो। स्वायत्त जिला परिषद में हम स्पेशल उनके लिए मतदान करा करके 26 लोगों को नियुक्त करेंगे, और बच गए 4 जो कि उनकी नियुक्ति 5 साल के लिए होगी, ठीक है ना। और जो बच गए 4, ये 4 को राज्यपाल
मनोनीत करेगा अपने प्रसाद पर्यंत। जैसे वहां 5 थे, यहाँ के 4 हो गए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई विवाद आ गया, जैसे जनजातीय क्षेत्र में कोई विवाद आ गया, 2 की लड़ाई हो गई, कुछ भी मान लीजिए, तो उसका जो आपके निवारण का अधिकार है ये ग्राम न्यायालय को दिया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ग्राम न्यायालय नहीं निपटा पाया उस समय, मान लीजिए एक गांव है, मान लीजिए एक गांव है, अब यहाँ कोई विवाद आ गया, तो विवाद नहीं निपटा पाया, तो ग्राम न्यायालय अगर नहीं निपटा पाएगा गांव का न्यायालय, तो फिर ये मामला जाएगा स्वायत्त जिला परिषद में। मतलब क्रम बताया गया कि विवाद पहले ग्राम न्यायालय में निपटाओ, नहीं निपटा स्वायत्त जिला परिषद में जाओ, और अगर स्वायत्त जिला परिषद में भी नहीं निपट पाए तो फिर हाई कोर्ट में लेके जाओ। याद रखिएगा, इससे मतलब ये है कि जो जिले का सत्र एवं जो आपका जिला एवं सत्र न्यायालय होता है उसको जनजातीय क्षेत्र में मतलब वहां के विवाद सुनने का अधिकार ही नहीं दिया गया है, सीधे हाई कोर्ट। समझ रहे हैं ना? मतलब ग्राम न्यायालय में विवाद नहीं निपटा तो स्वायत्त जिला परिषद, नहीं निपटा तो हाई कोर्ट। अब देखिए हाई कोर्ट भी कितना इंटरफेयर करेगा, देखिए। लेकिन स्वशासी जिले में हाई कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार, मतलब किस हद तक हाई कोर्ट की शक्ति होगी, ये राज्यपाल निर्धारित करेगा। मतलब ये सारे, अब बताइए ये सारे प्रावधान किस लिए बनाए गए? ये सारे प्रावधान इसलिए बनाए गए हैं ताकि जनजातियों को हम स्वतंत्र रखें, ज्यादा उनके मामले में इंटरफेयर ना करें। क्योंकि पंचशील समझौता, मैं आपको पहले वीडियो में बताया हूँ कि पंचशील समझौता जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, उनमें वो बोला गया था कि जनजाति जिस तरह जीना चाहती है उनको उस हक से जीने दी। इसलिए हमने इतना प्रावधान बना के इनको इतनी स्वायत्तता स्वतंत्रता दी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद अब क्या है कि असम, जैसे मैंने बताया कि चार राज्यों में आपके ये स्वशासी जिला परिषद है, ठीक है। तो ये बोलता है कि असम के जो स्वशासी जिला है, स्वशासी जिले में लोकसभा व विधानसभा का कानून लागू होगा या नहीं, ये राज्यपाल तय करेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये असम है, ठीक है। अब असम हो गए, अब असम के लिए मान लो कि ये भैया लोकसभा हो गई और ये असम की विधानसभा हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये असम का कोई आपका ये स्वशासी जिला परिषद है, ठीक है। असम के अंदर आपको बताया ना, असम के अंदर 3 है आपका, ये बोडोलैंड, कार्बी और दीमा हसाब, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मान लीजिए किसी का ये स्वशासी जिला परिषद है, ठीक है। अब भैया मान लीजिए कि लोकसभा कोई कानून बनाए या विधानसभा कोई कानून बनाए, अब ये इस क्षेत्र में लागू होगा कि नहीं, क्योंकि भाई लोकसभा पूरे देश के लिए कानून बनाती है, राज्यसभा उस राज्य के लिए कानून। तो ये इस क्षेत्र में लागू होगा कि नहीं, ये राज्यपाल बताएगा कि भैया लागू होगा नहीं। समझ गए? अब इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये, मतलब कि असम के लिए राज्यपाल बताता हूँ, और मान लीजिए कि मेघालय है, त्रिपुरा है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, 4 राज्य है ना, तो 3 राज्य ये। तो अगर मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, और अगर मान लीजिए कि लोकसभा का कानून है, तो लोकसभा का कानून ये मेघालय में लागू होगा, त्रिपुरा में लागू होगा या मिजोरम में लागू होगा कि नहीं, ये निर्धारण कौन करेगा? ये निर्धारण करेगा राष्ट्रपति, ठीक है। और मान लीजिए कि विधानसभा कानून है, तो विधानसभा कानून मिजोरम में लागू होगा या नहीं, त्रिपुरा में लागू होगा या नहीं, या आपका मेघालय में लागू होगा कि नहीं, ये अगर विधानसभा का कानून है तो ये तय कौन करेगा? ये राज्यपाल तय करेगा। मतलब कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एक जैसी व्यवस्था है कि अगर लोकसभा का कानून है तो राष्ट्रपति बताएगा लागू करेंगे कि नहीं, और अगर विधानसभा का कानून है तो राज्यपाल बताएगा कि लागू करेंगे नहीं। लेकिन असम वाले क्षेत्र में चाहे विधानसभा का कानून हो चाहे लोकसभा का कानून हो, दोनों के मामले में कौन निर्धारण करेगा? ये आपका दोनों के मामले में राज्यपाल निर्धारण करेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अब चलिए एक बार ना मैं आपको 5वीं और 6वीं अनुसूची को कंपेयर करके बता देता हूँ, तो आपको, क्योंकि ये दोस्तों आप बात मानिएगा, ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, तो मैं कहूँ 5वीं अनुसूची का संबंध 244 1 से, 6वीं अनुसूची का संबंध 244 2 से। 5वीं अनुसूची के तहत किस क्षेत्र का प्रशासन होता है? तो अनुसूचित क्षेत्र का। 6वीं अनुसूची के तहत किस तरह के क्षेत्र का प्रशासन होता है? तो जनजाति क्षेत्र का। 5वीं अनुसूची के तहत कितने राज्य हैं? तो 10 राज्य हैं। 6वीं अनुसूची के तहत कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, जिसमें से कितने 10 स्वशासी जिला परिषद हैं, ठीक है। अब 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल हेतु जनजाति सलाहकार परिषद बनाई गई, और 10वीं अनुसूची के तहत, 6वीं अनुसूची के तहत आपका ये स्वायत्त लिखा, ये स्वायत्त जिला परिषद बनाया गया है, ठीक है। अब 5वीं अनुसूची के तहत जो जनजाति सलाहकार परिषद है, इसमें कितने सदस्य होंगे? 20 होंगे, जो कि 15 वहाँ के एमएलए होंगे और 5 को एमएलए होंगे, और 5 को राज्यपाल नियुक्त करेगा अपने प्रसाद पर्यंत। और जो आपका जनजाति सलाहकार पर 6वीं अनुसूची के तहत जो आपका स्वायत्त 6वीं अनुसूची के तहत जो आपका स्वायत्त जिला परिषद है, इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 30 होंगे, जिसमें से 26 लोगों को तो वहां निर्वाचित किया जाएगा, याद रखिएगा, निर्वाचन होगा इनका बाकायदा। और जो 4 लोग हैं, 4 लोगों को राज्यपाल मनोनीत करेगा अपने प्रसाद। तो ये था दोस्तों आपका संवैधानिक
प्रावधान। उसके बाद थोड़ा और बचा है, ये है जनजातियों से संबंधित कुछ समितियां और आयोग बनाए गए हैं, इसको एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले एल्विन समिति बनाई गई है। ये आपका, आपको ज़्यादा हो तो आप सिर्फ इतना बस याद कर लीजिए कि कौन सी समिति कब बनाई गई है, क्योंकि बाकी आपको नहीं याद करना हो तो मत याद करिए, क्योंकि बाकी ये तो सबको पता है कि जनजातियों के लिए बनाई गई। तो जो एल्विन समिति है ये 1959 में बनाई गई, जनजातियों के विकास और जांच के लिए। फिर यू एन ढेबर समिति में आपको बताया कि यू एन ढेबर समिति आपको बनाई गई थी, याद है आपको? तो ये यू एन ढेबर समिति बनाई गई थी 339 संविधान के अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो ये यू एन ढेबर समिति बनाई गई है 1960 में, 339 संविधान के 339 अनुच्छेद के था। और एक शब्द इसका ये याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है कि यूएन ढेबर समिति ने पीवीटीजीएस मतलब पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की श्रेणी निर्धारित की थी। मैंने आपको बताया कि वर्तमान में देश में कितने अनुसूचित जनजाति है? 705, जिसमें से 705 बोल रहा हूँ, 705, हाँ 705 है, ठीक है ना। कितने टोटल एसटी है? 705। उसमें से जो 75 हैं ये पीवीटीजीएस है, पीवीटीजीएस जिसमें मध्य प्रदेश में 3 है। तो ये पीवीटीजीएस की श्रेणी कौन डिसाइड निर्धारित किया था? तो यूएन ढेबर। उसके बाद लोकुर समिति में आपको बताया था, लोकुर समिति जब मैं आपको अर्थ पढ़ा रहा था, लोकुर समिति 1965 में बताई, इसने जनजातियों की परिभाषा दी गई थी, 5 मानदंड बताए थे, ठीक है। फिर देखिए दिलीप सिंह भूरिया समिति 2 बार बनाई गई है, याद रखिएगा। एक बार जब एक बार यूएन ढेबर समिति 347 के तहत बनाई थी गई थी, दोबारा दिलीप सिंह भूरिया समिति बनाई गई थी, याद करिए 202 में, 2002 में, जिसने 2004 में अपनी रिपोर्ट दी 347 के तहत। और उसके पहले भी एक बार यूएन ढेबर समिति ये 1991 में बनाई थी, इसने पेशा अधिनियम की रिकमेंडेशन दी थी। पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट था पंचायती राज का, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिए। उसके बाद है मुंजेकर समिति, ये 2005 में बनाई गई अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए। बंदोपाध्याय समिति ये आपकी बनाई गई थी 2006 में। प्रोफेसर वर्जीलिया समिति ये आपकी 2013 में लेटेस्ट है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रोफेसर वर्जीलिया समिति ये आपकी ये जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए ये समितियां बनाई गई थी। तो इसी के साथ हाँ हाँ दोस्तों, और मैं बता देता हूँ, देखिए जो आपको मैंने अभी डिटेल करके बताया है ना, उसको मैंने यहाँ टेबल पे भी डाल दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो ये आप चाहें तो ऐसे टेबल से भी आप सीधे पढ़ सकते हैं। ये संविधान का प्रावधान है और ये उसके अंदर के विशेषताएं, तो ये आपको सीधे ये है, इसकी आप सीधे स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है। ये फिर ये जितने भी मैंने आपको डिटेल पढ़ा चुके हैं ये सब मैं टेबल फॉर्म में दे दिया हूँ ताकि आप बाद में इसको प्रिंट भी करवा सके। तो ये मैं आपको पूरा ये और ये जो है ना, ये मैंने आपको जो बीच बीच में संविधान संशोधन बताए हैं ना, बीच बीच में, जैसे फर्स्ट बताया 73वां बताया, 81वां बताया, 89वां में, तो ये संशोधन की मैं अलग से टटेबल बना दिया हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारा जो जनजातियों के रक्षोपाय हेतु जो संवैधानिक प्रावधान था, ये संवैधानिक प्रावधान समाप्त होता है। अगले वाली वीडियो में हम वैधानिक प्रयास को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।